प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 10वीं कक्षा में छंद का विषय पढ़ेंगे। शायद आपने यह पहली बार नाम सुना हो। छंद किसे कहते हैं? कोई भी लयबद्ध पंक्ति जिसमें वर्ण और मात्राओं की गिनती के आधार पर तुकबंदी की जाती है, उसे हम छंद कहते हैं। तो हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इसमें एक शब्द आया मात्रा, एक वर्ण और यति, गति और लय। ये 5-4 शब्द आए, इनको आप समझेंगे। मात्रा आप जानते हैं स्वरों की होती हैं। वर्ण स्वर और व्यंजन, ये आप जानते हैं। और जो यति गति होता है, यति का मतलब ठहरना, रुकना, और गति का मतलब प्रवाह, चलना, फ्लो कह सकते हैं हम अंग्रेजी में। तो जहाँ कोई हम पंक्ति, काव्य पंक्ति पढ़ते हैं तो कहाँ हम रुकते हैं, कहाँ ऊंचा बोलते हैं, कहाँ तेज बोलते हैं, ये सारी यति होती है। जहाँ ऊंचा बोलते हैं, तेज बोलते हैं, वो गति होती है। जहाँ रुकना पड़ता है कम समय के लिए, वहाँ यति कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने एक दोहा छंद लिखा है, तुलसी या संसार में, तो में के बाद रुके, तो यहाँ इसका मतलब यति यहाँ हुई है। और तुलसी या संसार में ये गति चल रही है, तो इसको यति गति बोलते हैं। सबसे मिली ओधाए, ये सारी जो है एक ही सांस में कही गई है। प्रवाह, फ्लो, गति, इसको कहते हैं। ना जाने किस भेष में, तो में पर रुकना है, या यति कहते हैं। इसको यूँ नहीं पढ़ सकते हम, ना जाने किस भेष में, तो ये प्रवाह नहीं रहेगा, ये गति नहीं रहेगी। गति भी होनी चाहिए छंदों में। यति और गति का ध्यान रखना है उच्चारण में। और ये मैंने 4-5 शब्द ऐसे बोले हैं, जैसे मात्रा, वर्ण, लय या तुक भी कह सकते हैं, और यति गति। इन शब्दों के आधार पर जब कोई काव्य लिखा जाता है तो उसको हम छंद कहते हैं। मात्राएं कितनी हैं, मात्राओं की गिनती करनी होती है। वर्ण कितने हैं, क्या वो लय में है, तुकबंदी है। मतलब तुकबंदी लय का इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ में पर रुकना है तो यहाँ भी में पर ही रुकना है। इसी तरह से यहाँ यह है, धाए जाए, ये तुकबंदी है, लय है। और गति का भी समझे ही हम। तो इन आधार पर कोई काव्य पंक्ति लिखी जाती है, कोई रचना लिखी जाती है, उसको हम छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है, और वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है। इसको कई जगह वर्णिक भी लिखा मिलता है और कई जगह वार्णिक भी लिखा मिलता है। तो वर्ण में इक प्रत्यय लगा हुआ है। वर्ण में जब इक लगता है, वह में यहाँ ए मिला हुआ है, ए इस तरह का मिला होता है, और इक प्रत्यय लगा हो तो ए का आ बन जाया करता है। इसलिए ये रूप जो है शुद्ध है, वार्णिक होना चाहिए, वर्णिक नहीं। तो जिस रचना में वर्णों की गिनती की जाती है वो वार्णिक छंद है, और जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है वो मात्रिक छंद है। तो छंद कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए। अब इसमें हम जो 10वीं कक्षा में हम जिन छंदों का अध्ययन करेंगे, वे 2 छंद हैं, दोहा छंद और चौपाई छंद। दोनों ही छंद मात्रिक छंद हैं। मात्राओं की गिनती करनी है। मात्राओं की, वे दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। और आपने एक बात और भी ध्यान रखनी है, इसमें छंद की भाषा में इनको चरण बोलते हैं। जो
जहाँ रुकना होता है, ठहरना होता है, यति होती है, इसको पद, पाद, चरण ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। जैसे तुलसी या संसार में एक पद, सबसे मिली होता है दो पद। तो हर छंद में जो है 4 चरण होते हैं, 4 से अधिक भी हो सकते हैं, कम से कम 4 जरूर होते हैं। अब आप देखेंगे कि मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है, तो आइए समझें। मात्राएं स्वरों की होती हैं, आप जानते हैं, और स्वर जो हैं 2 तरह के होते हैं, हर्स्व और दीर्घ। हर्स्व और दीर्घ। जो हर्स्व हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो हैं ये 4 हर्स्व स्वर हैं, इनकी एक मात्रा मानी जाती है। और एक चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु को भी एक मात्रा मानी जाती है। आप यूँ समझें कि एक मात्रा 5 की मानी जाएगी, 4 हर्स्व स्वरों की और एक चंद्र बिंदु की। ठीक है, बाकी जितने भी स्वर बच गए उनकी मात्राएं 2 मानी जाएंगी। कितनी मानी जाएंगी? 2। और 2 छंदों की भाषा में 2 को एस की तरह लिखते हैं, इस तरह से एस का मतलब 2 मात्राएं होंगी। एक जो पाई है ये लिख दे तो एक मात्रा होगी। अब आपने ये पता लग गया कि स्वर की, हर्स्व स्वर की एक मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं, और चंद्र बिंदु की एक मात्रा होती है, और अनुस्वार जो होता है उसकी 2 मात्राएं होती हैं। और एक जो विसर्ग है, जिसको अभी विसर्ग अंग जिसको हम बोलते हैं, इसका एक नियम है, वो हम आप समझेंगे। जब भी अनुस्वार क्या नाम है, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ये जो तीनों में से कोई भी आया हुआ हो, चंद्र बिंदु आया हुआ हो, अनुनासिक आया हुआ हो, अनुस्वार आया हुआ हो, बिंदी आई हुई हो या विसर्ग आया हुआ हो, तो इनसे पहले जो भी वर्ण आया है, भले ही उसमें ह्रस्व स्वर मिला हुआ हो, ए मिला हुआ हो, छोटी ई मिली हुई हो, छोटा ऊ मिला हुआ हो, री मिली हुई हो, तो भी उसकी 2 मात्राएं मानी जाएगी। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग के पहले वाले वर्ण में सीधा यूँ भी समझे, पहले वाले वर्ण की 2 मात्राएं मानी जाएंगी, एक मात्रा नहीं मानी जाती, भले ही उसमें ह्रस्व स्वर मिला हुआ हो। एक बात तो ये। और दूसरा ये है कि कोई भी संयुक्त व्यंजन है, जैसे क्षेत्र, ज्ञ, श्रेय हैं, क्षेत्र, ज्ञ, श्रेय, क्षेत्र, ज्ञ, श्रेय हैं, इनसे पहले जो वर्ण होगा वो भी, उसकी भी 2 मात्राएं मानी जाएंगी। आप फिर ध्यान देंगे, छंदों में जो संयुक्त व्यंजन, इनको भी माना जाता है। जैसे कोई आधा वर्ण लिखा हुआ, मान लो मैंने ये लिख दिया, दंत्य लिख दिया, तो जो आधा तय और ये जो इकट्ठे आए, जिसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं, तो इनको भी छंदों में संयुक्त व्यंजन ही मानते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के पहले का जो वर्ण होता है उसकी हमेशा 2 मात्राएं मानी जाएंगी। अब मान लो जैसे आप ये लिख दिया, सत्य लिख दिया, तो ये संयुक्त व्यंजन मान लिया छंदों में, और इसमें जो सै में ए मिला हुआ है, तो ए की हालांकि एक मात्रा होती है, लेकिन जब संयुक्त व्यंजन से पहले कोई आ जाता है, चाहे वो ह्रस्व स्वर ही क्यों ना आया हुआ हो, तो भी उसकी 2 मात्राएं मानी जाएंगी। इसलिए जो है यहाँ सै की भी 2 मात्राएं होंगी। और जो आधा वर्ण होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती। आधा वर्ण की क्यों मात्रा मानी नहीं जाती? क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिला होता, स्वर की मात्राएं होती हैं, इसलिए आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं मानी जाती। ये 4 नियम ऐसे हैं जिनको आप अच्छी तरह से समझें कि इनकी मात्राएं गिनी जाती हैं। तो एक मात्रा किसकी होती है, 2 मात्राएं किसकी होती हैं, तो आप अच्छी तरह से शायद समझ गए होंगे। फिर भी मैं दोहरा देता हूँ।
एक मात्रा ह्रस्व स्वर की और चंद्रबिंदु की होती है, और जो दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं सभी दीर्घ स्वरों की होती हैं, और संयुक्त व्यंजनों से पहले जो वर्ण होता है उसकी भी दो मात्राएं होती हैं। आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। और चंद्रबिंदु, अनुस्वार और विसर्ग, इनसे पहले वाला जो वर्ण होगा वो भी दो मात्राओं वाला ही माना जाएगा, उसकी भी दो मात्राएं मानी जाएगी। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक छंद लिखा, दो छंद का उदाहरण लिया। तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाये, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। तो अभी देखिए, तय में छोटा ऊ मिला हुआ है, छोटा ऊ की एक मात्रा, लय में ए मिला हुआ है, से में बड़ी ई मिली हुई है। इसी तरह से इसकी दो मात्रा। अब अनुस्वार की जो है दो मात्रा होती हैं, इसमें भी दो मात्रा, एक दो, ध्यान देंगे, दो एक, एक दो, दो तीन, ठीक है। इसमें आ मिला हुआ है दो। इसी तरह से दो दो दो, एक एक, दो एक, दो दो दो, एक एक, एक एक, दो एक। जैसे हमने ये मात्राओं की गिनती की, इस तरह से लिख दिया हमने। तो अभी को हम गिनेंगे, एक दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11, दो 13, यहाँ तक की मात्राएं होगी 13। एक दो, दो चार, 5, 6, दो 8 और दो 10, 11, यहाँ तक की मात्रा होगी 11। मतलब जो पहला चरण है उसमें 13 मात्रा होगी और दूसरा चरण में 11 मात्राएं होंगी। इसी तरह से ये काउंट करेंगे, 2 दो 4, दो 6, 7, 8 और दो 10 और 11, दो 13 मात्राएं हैं। तो यहाँ 13 मात्राएं होगी इसकी। और इसी तरह से 2 दो 4, 5, 6, 7, 8 और दो 10 और 11, इसकी 11 मात्राएं होंगी। तो क्या हुआ, पहला चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो दोहा छंद की क्या परिभाषा होती है? दोहा छंद वहाँ होता है जहाँ पहले चरण और तीसरे चरण, पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण और चौथे चरण में 11 मात्राएं हों, वहाँ दोहा छंद होता है। इसको यूँ भी कह सकते हैं, जैसे ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये विषम और दूसरा चौथा, दूसरी जो विषम संख्या है उतने सम होता है। तो जहाँ विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं हों, वहाँ दोहा छंद होता है, यूँ भी कह सकते हैं। इसी तरह से चौपाई छंद देखेंगे। अब इसको काउंट करें, एक एक एक, न में ऊ छोटा ऊ मिला हुआ है 1, आ मिला हुआ है 2, 1, ज्ञान आ मिला हुआ है 2, 1, एक छोटा ऊ मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। इसी तरह से इसमें भी ए मिला हुआ है, इसमें भी ए मिला हुआ है, इसमें बड़ी ई मिली हुई है, इसमें ए मिला हुआ है, छोटा ऊ मिला हुआ है, छोटी ई है। और हूँ चंद्रबिंदु की एक मात्रा बताई थी, छोटा ऊ भी लगा हुआ है, एक मात्रा, एक, और यहाँ ओ दो मात्राएं, क में ए मिला हुआ है, 1 2 1 1। इसी तरह से 2 1, बटा ऊ मिला हुआ है 2, ए मिला हुआ है, तय में 1, ए छोटा ऊ मिला हुआ है, छोटी ई मिली हुई है, ए मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, इसमें भी ए मिला हुआ है, इसमें आ मिला हुआ है और इसमें आ मिला हुआ है। इसी तरह से अंक की हमें दो मात्राएं मानते थे, तो 2 1 1, छोटा ऊ 1, त्रय 1। इसे अब ये देखना, पुत्र त्रय जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन से पहले का जो वर्ण है, हालांकि इसमें ऊ मिला हुआ है, छोटा ऊ मिला हुआ है, लेकिन
फिर भी हम इसकी दो मात्राएं मानेंगे। ए मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, इसमें भी ए मिला हुआ है, इसमें दो मिले, छोटा मिला हुआ है, एक, इसमें आ। अब हम इनकी मात्राएं गिनेंगे। 1 2 3 4 2 6 7 और 2 9 1 10 11 12 और 2 14 15 16 मात्राएं होंगी। 1 2 3 2 5 1 6 7 8 2 10 11 12 और 2 14 और 2 16, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। और 2 3 और 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 और 2 14 और 2 16, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 8 9 10 11 12 और 2 14 और 2 16, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। तो चौपाई जो छंद होता है उसके चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे हम चौपाई छंद कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। दोहा छंद किसे कहते हैं, चौपाई छंद किसे कहते हैं, और दोनों के एक एक उदाहरण दें। तो ये हमने पढ़ा और इसको आप अच्छी तरह से लिखेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।